आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं या यूपी पीसीएस का या तो यूपीएससी का अगर तैयारी करते हैं तो उसके लिए मध्यकालीन जो भारत है ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये यहाँ से अगर थ्योरी पढ़ के जाते हैं उसके बाद क्वेश्चन आप बनाते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे थ्योरी का पार्ट लेकर आए हैं, पार्ट 1 है आज। अगले वीडियो में आपको पार्ट 2 मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट करके मध्यकालीन भारत समाप्त करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन के बाद आधुनिक भारत का के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, यहाँ पे थ्योरी क्लास से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 570 ईसा पूर्व में हुआ, ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ। कहाँ में हुआ था? मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 632 ईस्वी में। और भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया, किसके द्वारा रखा गया था? ईरानियों के द्वारा रखा गया था। और यूनानी भारत को क्या कहा करते थे? जैसे हमारे देश को जो हिंदुस्तान है उसको यूनानी लोग क्या कहते थे? इंडिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरब वालों ने किया था। किसने? अरब वालों ने। और यहाँ पे हम लोग टॉपिक है दोस्तों, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इसका टॉपिक है। और नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण कौन था? 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में प्रथम ये मुस्लिम आक्रमण शासक था कौन? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। अगले पॉइंट में बात करते हैं हम लोग 712 ईस्वी में सिंध को विजिट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगले पॉइंट में, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? अगर क्वेश्चन जिससे यहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। ये दाहिर एक ब्राह्मण राजपूत था। यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में अगर देखते हैं तो अरबों का सिंध पर आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। देवल पर विजय प्राप्त किया था, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। यहाँ अगले पॉइंट पीछे था। प्रमुख कारण क्या हुआ? हिंद सागर में बंदरगाह की खोज, समुद्री डाकुओं की समस्या बनी। क्या बनी? हिंद सागर में, महासागर में बंदरगाह की खोज, समुद्री डाकुओं की समस्या बनी। तत्कालिक कारण क्या रहा? समुद्री डाकुओं द्वारा अरब व्यापारियों पर हमला तथा जहाज़ों पर कब्जा किया गया था। किसको? समुद्री डाकुओं द्वारा अरब व्यापारियों पर हमला तथा जहाज़ों पर कब्जा, किसके द्वारा? समुद्र का जो डाकू, उस मतलब हिंद महासागर पे जो बंदरगाह था उसके इर्द गिर्द जो डाकू रहता था, अरबों के व्यापारियों पर हमला तथा जहाज पर कब्जा किया गया, किसके द्वारा? समुद्री डाकू के द्वारा। यहाँ से हम लोग अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अरबों की विजय के कारण क्या रहा? अरबों की बेहतर अश्व सेना, दाहिर के प्रति आंतरिक विश्वासघात क्या हुआ था? उसके साथ बहुत ज़्यादा विश्वासघात हुआ था। अरबों की बेहतर तीरंदाज की सेना, क्या? तीरंदाज मतलब तीर चलाने के ज़्यादा मतलब फेमस था। अब यहाँ पे परिणाम उसका क्या हुआ? जब अरब लोग यहाँ पे दिहार पे जो दाहिर पे जो शासन मतलब जीत हासिल किया, उसके कारण क्या रहा? राजनीतिक, सिंध एक राजनीतिक क्षेत्र रहा जिस पर अरबों का कब्जा हुआ। सांस्कृतिक, भारत में इस्लाम धर्म का बीजारोपण, भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद। भारतीय जो ग्रंथ था हम लोग का, भारतीय ग्रंथ था जो अरबी भाषाओं में अनुवाद किया गया था, किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। नोट में यहाँ दिया गया है, इतिहासकार स्टैनले लेनपूल अरबों को सिंध पर आक्रमण की घटना को महत्वहीन मानते हैं। क्या मानते हैं? महत्वहीन, मतलब उतना महत्व नहीं मानते हैं। इतिहासकार कौन? अगर पूछे जैसे इतिहासकार स्टैनले लेनपूल अरबों के सिंध पर आक्रमण की घटना को महत्वहीन मानता है। जैसे पूछे अरबों के आक्रमण की घटना को महत्वहीन कौन मानते हैं, तो आपको आंसर देना है जैसे स्टैनले लेनपूल के द्वारा। दोस्तों यहाँ से आप लोग अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट पॉइंट्स की थ्योरी है। तो ये थ्योरी आप अगर पढ़ के जाते हैं या तो पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम का अगर स्टेट पीसीएस का अगर तैयारी करते हैं, वर्तमान में जैसे बिहार बीपीएससी का 69th बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होने वाला, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो अगले पॉइंट पर हम लोग चलिए बात करते हैं। यहाँ से यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। दाहिर कौन था? हम लोग अभी थोड़ा सा कुछ देर पहले 1-2 मिनट पहले बताए थे कि दाहिर क्या था? सिंध क्षेत्र का अंतिम हिंदू ब्राह्मण शासक था। कौन था? दाहिर एक हिंदू ब्राह्मण शासक था जो कहाँ पे? सिंध पे रहा करता था। कहाँ पे? सिंध पे, सिंध के क्षेत्र में। और यहाँ पे मोहम्मद गजनी के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया गया, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गजनी का शासक बना 1998 ईस्वी में। शिक्षित एवं सुसभ्य विद्वानों एवं कलाकारों का संरक्षण, संस्कृत मुद्रा लेख, युक्ति चांदी के सिक्के जारी किए। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 998 ईस्वी में संस्कृत मुद्रा लेख, युक्त चांदी के सिक्के किसने जारी किया था? मोहम्मद गजनी के द्वारा जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अरोड़ और अरोड़ का युद्ध, अरोड़ और अरोड़ का युद्ध, र एक में एक ड़ है।
तो यहाँ पे सिंध नदी के तट पर कब हुआ था? 712 ईस्वी में। यहाँ से इस तरह से आप अगर पॉइंट ये मतलब नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। परिणाम क्या हुआ? दाहिर मारा गया कब? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम तथा दाहिर के मध्य हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था? कौन सा युद्ध? अरोर और अड़ोड़ का युद्ध मोहम्मद बिन कासिम तथा दाहिर के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिंध नदी के तट पर 712 ईस्वी में। परिणाम क्या हुआ? दाहिर मारा गया था। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे दिया गया है जो मोहम्मद गजनी का जो था दरबारी इतिहासकार था। इसके ये पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों, इससे पहले आपको मोहम्मद गजनी के बारे में दिया गया, उससे रिलेटेड है। मोहम्मद गजनी के दरबारी इतिहासकार कौन था उसके बारे में दिया गया। यहाँ से पॉइंट, किताब उल यामिनी तारीख़ यामिनी का लेखक कौन? उत्बी था। कौन था? उत्बी दरबारी इतिहासकार था। और दरबारी विद्वान कौन कौन था? अलबरूनी। अलबरूनी गजनी से भारत आया था। कहाँ से आया था? गजनी से भारत आया था। बहकाकी तारीख ए सुबुत गीन का लेखक और उजारी फारस का कवि था। उजारी कौन था? फारसी का कवि था। तुसी एवं उनसुरी क्या था? खुरासानी विद्वान। कौन था? खुरासानी विद्वान। असजदी फारूकी था। कौन था? असजदी फारूकी। तो यहाँ से हो गया मोहम्मद गजनी के बारे में डिटेल दिया गया। उसके दरबारी कौन कौन था? ये सब उत्बी था, अलबरूनी था, बहकाई था, उजारी था, तुसी उनसुरी था। ये सब उसका मोहम्मद गजनी का दरबारी रहा करता था। यहाँ से अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। मोहम्मद गजनी का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 999 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। कितना बार? कुल 17 बार आक्रमण किया। अगर क्वेश्चन में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछे सबसे ऐसा कौन सा शासक था जो इंडिया पे, हमारे देश पे 17 बार आक्रमण किया? मोहम्मद गजनी के द्वारा 17 बार आक्रमण किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? इसका मानसिकता ऐसे था कि मुख्यतः लूटपाट करना था। क्या था? सिर्फ लूटना है, मतलब इंडिया देश को, मतलब यहाँ से जो खजाना था जाना था, लूट को ले जाना। 1025 से 1026 ईस्वी को सोमनाथ मंदिर की लूट हुआ था। कब हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एक सोमनाथ मंदिर का लूट कब हुआ था? और सोमनाथ मंदिर 1025 से लेकर 1026 के बीच में, यहाँ पे 1019 से लेकर 1020 ईस्वी तक चंदेलों के प्रथम आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? चंदेलों पर प्रथम आक्रमण हुआ। पहली बार आक्रमण हुआ। तत्कालीन शासक कौन था? विद्याधर का अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कौन? चंदेल। अब जाके हम लोग यहाँ पे अगले पॉइंट में बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ थोड़ा सा अलबरूनी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से अलबरूनी के बारे में जान लेते हैं। अलबरूनी के बारे में क्या है? तहकीके हिंद अरबी भाषा में रचना किया गया था। किसके? तहकीके हिंद का। और जन्म कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। संस्कृत का ज्ञाता था। किसका ज्ञाता था? संस्कृत का। और खीवा देश का निवासी था। अगर पूछे अलबरूनी कहाँ का निवासी था? खीवा देश का निवासी था। और 11वीं सदी में मोहम्मद गजनी के साथ बाहर आया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे 11वीं सदी में कौन आया था गजनी के साथ? कौन आया था? अलबरूनी आया था। पुराना का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। किसका? पुराना का। अब यहाँ पे इतिहासकार के साथ खगोल, विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। मतलब इसको दोस्तों इतना ज्ञान था, मतलब जैसे इतिहासकार के भी नाम से जाना, खगोल विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र का भी ज्ञाता था। मतलब इतना बहुत ज़्यादा विद्वान था। चलिए यहाँ पे हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ पॉइंट। प्रथम आक्रमण मोहम्मद गौरी ने कब किया था? 1175 ईस्वी में। कब किया था? 1175 ईस्वी में। अब यहाँ पे 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण। भारतीय शासक मूल राजा राज 2। इस आक्रमण के समय नायकी देवी ने सैन्य नेतृत्व किया। अबू पर्वत के निकट युद्ध मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय हुआ। क्या हुआ? प्रथम पराजय इसका हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। सिक्के, एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति, दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था। क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी ही ऐसा शासक था जो सिक्के के ऊपर एक देवी लक्ष्मी का था, हम लोग को देवी का लक्ष्मी की आकृति था, और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था। मतलब कलमा जो मुस्लिम लोगों में होता है उसके बारे में। यहाँ पे प्रमुख मोहम्मद गौरी कौन था? प्रमुख विजय पंजाब विजय, पेशावर विजय, सिंध का था। क्या था? कहाँ कहाँ था? प्रमुख विजय पंजाब विजय, पेशावर विजय और सिंध विजय पर इन्होंने विजय प्राप्त कर चुका था। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। यहाँ पे 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी बना पृथ्वीराज चौहान। परिणाम क्या हुआ? मोहम्मद गौरी का पराजय हो गया। इसका किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान। और इसके साथ मोहम्मद गौरी के साथ जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, मोहम्मद गौरी का इसमें
पराजय मतलब हार गया था। अब यहाँ पे चंदाबार का युद्ध, क्या है चंदाबार के, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का तथा कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य हुआ था। मोहम्मद गौरी की ओर से सैन्य नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। यहाँ पे 1192 ईस्वी को तराइन की द्वितीय युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी बना पृथ्वीराज चौहान के बीच। परिणाम क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गया, मतलब हार गए। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया, मतलब ज़्यादा बेहतर होने लगा। चलिए यहाँ पे पॉइंट हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ से क्या बात है मोहम्मद गौरी के बारे में। 1206 ईस्वी में खोंखरों के विरुद्ध अंतिम अभियान किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी के 3 अधिकारी थे। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब गुलाम वंश का संस्थापक था। यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और नासिरुद्दीन कुवाचा जो सिंध का था, और ताजुद्दीन यल्ददौज जो गजनी का था। कहाँ का था? गजनी का। किसके साथ? मोहम्मद गौरी के बारे में यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए हम लोग यहाँ से अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मतलब बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा सा इसमें डिटेल में दिया गया, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स के बारे में जान लेते हैं। विजय, बंगाल विजय कब हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा। विजय, बिहार पर आक्रमण और राजधानी अनंतपुरी पर कब्जा, और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। और यहाँ पे थोड़ा सा बंगाल विजय के बारे में जान लेते हैं। बंगाल पर आक्रमण और लखनौती राजधानी को घोषित किया गया था। कहाँ पे? बंगाल में लखनौती राजधानी को अपना घोषित किया। तत्कालीन शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। बिना युद्ध किए ही भाग गया, पूर्वी बंगाल में शरण ले लिया। मतलब बिना मतलब युद्ध किए उन्होंने मतलब अपना युद्ध का जो मैदान था छोड़ दिया और पूर्वी बंगाल में शरण ले लिया। चलिए यहाँ से अगला पॉइंट देख लेते हैं। राजपूतों की हार का कारण क्या रहा? राजपूतों का जो हारने का कारण उसका क्या रहा, उसके बारे में जान लेते हैं। राजनीति का कारण रहा राजनीतिक विखंडन, राजपूतों में एकता का अभाव, मतलब एकता का मतलब साझेदारी उतना अच्छी नहीं होगी। कन्नौज हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी। सैन्य का कारण क्या रहा? अस्थायी सेना का अभाव था, मतलब जो सेना जो लड़ाई के दौरान रहना चाहिए उसमें अभाव था, मतलब कमी था। सामंतवाद था, युद्ध के पारंपरिक विधि का अनुसरण था। यहाँ पे था सामाजिक संस्कृति के कारण, राजपूतों का आदर्शवादी होना, शत्रुओं को क्षमादान देना, मतलब राजपूत जो था क्षमादान देता था। जाति प्रथा था। और धार्मिक कारण क्या रहा इसमें? धर्म नैतिक नियमों की अखंड रक्षा, तुर्कों की भांति धार्मिक उन्माद में ना होना। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ दिया गया है, जिसे अल्पतगीन कौन था? यामनी वंश का संस्थापक था। कौन था? यामनी वंश का संस्थापक। फरिश्ता कौन था? तारीखे फरिश्ता का लेखक था। और फिरदौसी का कौन था? शाहनामा का लेखक था। क्वेश्चन जैसे पूछा जाता शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी था। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम एकता प्रदान किया था। अब पूछे जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम एकता प्रदान किस शासक ने किया था? मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रदान किया गया था। भीमदेव वन सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण करवाया किसके द्वारा? भीमदेव के द्वारा। किसके द्वारा? भीमदेव के द्वारा सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में जान लेते हैं हम लोग। गुलाम वंश का परिचय के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहा। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था। सभी तुर्क सुल्तान अलग अलग वंश के थे। कौन कौन था? सभी तुर्क जो सुल्तान थे अलग अलग वंश के थे। और स्वतंत्र माता पिता की संतान, गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त रहा। क्या रहा? स्वतंत्र माता पिता के संतान गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के मूल सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त था। दिल्ली का मूल सुल्तान का ज़्यादा उपयुक्त समझा गया उस समय। अब यहाँ पे दूसरी पॉइंट में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का एक पार्ट खत्म होगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग दूसरे पार्ट में मध्यकालीन भारत का वीडियो लेके आएंगे। आप लोग अगर इसका सही से नोट्स पढ़ लेते हैं या तो अपनी कॉपी में या डायरी में बना लेते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला, क्योंकि मध्यकालीन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर किसी भी स्टेट पीसीएस का अगर तैयारी करते हैं या यूपीएससी का तैयारी करते हैं। और एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि मतलब आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं जैसे स्टेट पीसीएस का, तो आपको रेगुलर पढ़ना ज़रूरी है। मतलब 7 से 8 घंटा डेली पढ़िए। मतलब 1 साल के अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि आप कुछ ना कुछ जानने के काबिल बन गए। तो दोस्तों अपनी तैयारी जारी रखिए, मतलब निगेटिव लोगों से दूर रहिए। तो दोस्तों थैंक्स।